everyone, welcome back in economic class. Today we are going to discuss about the concept of excess demand and deficient demand. आज हम 22nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे. एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, क्लियर है. तो लास्ट कंसेप्ट में हमने कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट एंड लास्ट में जो कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसके बारे में डिस्कस किया था. तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. सो फर्स्टली बिफोर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरी. तो मतलब कि एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड के बारे में डिस्कस करने से पहले हम जो क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके देखो, जो क्लासिकल थ्योरी है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने गिवन की थी, ठीक है. सो जो क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि जो इनकम एंड आउटपुट है वो किस पे डिपेंड होती है. इनकम एंड आउटपुट मीन्स जो इनकम एंड आउटपुट है वो डिपेंड होती है, डिपेंड अपॉन कैपिटल, स्टॉक एंड लेबर सप्लाई. So according to classical economics, income and output depend upon capital, stock and labor supply. ठीक है, मतलब इंडस्ट्रीज में लेबर की कितनी सप्लाई है हो रही है. मतलब कि इनकम कितनी जनरेट हो रही है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, ठीक है, प्रोड्यूसर के पास, एंड वो आउटपुट कितनी जनरेट कर रहे हैं. तो ये जो दोनों है वो किस पे डिपेंड है, कैपिटल पे, ठीक है, कैपिटल पैसा कितना है, ठीक है, मशीनरी कितनी है प्रोड्यूसर्स के पास, स्टॉक कितना है, लेबर की सप्लाई कितनी है. ओके सो इन ये जो थ्री रियल फैक्टर्स हैं इन पे इनकम एंड आउटपुट डिपेंड होती है, ठीक है. एंड इन पे क्या है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ जनरल प्राइस लेवल का कोई इफेक्ट नहीं है, क्लियर है. मतलब कि जो भी देखो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्राइस लेवल है वो किस पे डिपेंड है, सप्लाई ऑफ मनी. जनरल प्राइस लेवल डिपेंड अपॉन सप्लाई ऑफ मनी. According to classical economics, income and output depend upon capital, stock and labor supply. There is a no effect of general price level, and general price level depend upon supply of money. If the supply of money increase, then the level of general price increase, and if the supply of money decrease, the general price level also decrease. Means कि अगर मनी की सप्लाई इकोनॉमी में डिक्रीज हो रही है, सो प्राइस लेवल भी डिक्रीज हो जाएंगे. मनी की सप्लाई इंक्रीज हो रही है, देन प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो जाएंगे, क्लियर है. तो ये था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स. अब देखो कि केन्स ने जो अपनी थ्योरी गिवन की थी, ठीक है, इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, क्यों उन्होंने गिवन की थी, बिकॉज 1930 में इकोनॉमिक डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट हुई थी इन अमेरिका एंड यूरोप में. तो जो केन्स हैं उन्होंने क्या बोला है कि जो इनकम एंड आउटपुट है वो किस पे डिपेंड है, इनकम एंड आउटपुट किस पे डिपेंड है, वेयर दी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. लास्ट कंसेप्ट में हमने 21st चैप्टर में देखा था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट. सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट कब होगा, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है, ठीक है. एंड इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन में जो केन्स हैं उन्होंने जनरल प्राइस लेवल को कांस्टेंट रखा है. कांस्टेंट मीन जिसमें चेंजेस नहीं होते हैं. तो देखो जब इकोनॉमिक्स यूरोप एंड अमेरिका में डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, देन उसका इफेक्ट क्या पड़ा था कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो गई थी, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हुई थी. तो इसकी वजह से क्या है, जो इफेक्टिव डिमांड है वो डिक्रीज हो गई थी, ठीक है. क्या इफेक्ट पड़ा था डिप्रेशन की वजह से, जो लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड, ठीक है, इफेक्टिव डिमांड डिक्रीज हो गई थी. तो इसीलिए जो इफेक्टिव डिमांड है वो मेनली किस पे डिपेंड है, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड. तो अगर हम इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करना चाहते हैं देन उसके लिए क्या है, जो एग्रीगेट डिमांड है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्लियर है. अब हम क्या है कि जो एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल में क्या रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो अगर देखा जाए देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन, ठीक है, नेगेटिव क्या कहें, इनवर्स रिलेशन बिटवीन जनरल प्राइस लेवल एंड एग्रीगेट डिमांड.
ठीक है, हमने कंसेप्ट ऑफ डिमांड में देखा था कि प्राइस एंड डिमांड है उसमें भी इनवर्स रिलेशन होता है। तो इन एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बोथ ऑफ देम। तो इन दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन होता है, ऑपोजिट रिलेशन। बिकॉज अगर जनरल प्राइस का लेवल इंक्रीज होगा देन डिमांड क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, एंड इफ द जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज देन डिमांड ऑल्सो इंक्रीज। तो फर्स्टली हम क्या है कि जो जनरल प्राइस लेवल का एग्रीगेट डिमांड के साथ रिलेशन फाइंड करेंगे। सो फर्स्टली हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड होती क्या है, कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। फिर हमने देखा ना एग्रीगेट कंसेप्ट, what is aggregate demand? Aggregate demand is the total demand of final goods and services produced in a given period of time। मीन्स कि 1 ईयर में जो भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी टोटल डिमांड को क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। एंड एग्रीगेट डिमांड इज बेस्ड ऑन 4 कंपोनेंट्स, 4 components, and these are the consumption expenditure, next I investment expenditure, third government expenditure, and last net export, x minus m, import minus export, sorry, export minus import equal net export. Means aggregate demand is based on 4 components: consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure, and last net export. So aggregate demand equals C plus I plus G plus x minus m. एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। ओके, तो क्लियर है व्हाट इज मीन बाय एग्रीगेट डिमांड। अब देखो कि हम नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल। Relation between aggregate demand and general price level, So our topic is relation between aggregate demand and general price level। तो देखो एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल में हमने रिलेशन फाइंड करना है, देन उस रिलेशन को हम फिगर प्रेजेंट करके फिर फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक फिगर प्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस पे जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस एग्रीगेट डिमांड। Aggregate demand is presented on x axis and y axis जनरल प्राइस लेवल। तो देखो कि अगर प्राइस का लेवल है OP, ठीक है, देन जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी है, OY। ठीक है, Y से डिनोट कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड को, या फिर D से डिनोट कर देते हैं, D means when the level of price is OP the demand level is OD। ठीक है, अब देखो कि when the prices increase, अगर prices increase होते हैं OP से OP1 होते हैं, प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है,
देन जो डिमांड है वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। प्राइजेस के इंक्रीज होने से डिमांड क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, ओ डी से शिफ्ट होके ओ डी वन हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो गई है। ओके, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है, जो डाउनवर्ड होती है। क्यों होती है, बिकॉज जब भी प्राइजेस इंक्रीज होते हैं डिमांड क्या है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? सो देयर इज inverse relation between general price level and aggregate demand। मीन्स कि देखो जब प्राइस का लेवल ओपी था दैट डिमांड थी ओ डी, जैसे ही प्राइस का लेवल इंक्रीज हुआ ओपी से ओपी वन हुआ, देन जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, डिक्रीज हो गई, ओ डी से ओ डी वन, बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गई। क्लियर है? सो देयर इज, अब हम देखते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल में क्या रिलेशन है। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन जनरल प्राइस लेवल एंड एग्रीगेट डिमांड। इनवर्स मीन्स ऑपोजिट रिलेशन। तो अगर हम देखें कि जो जनरल प्राइस लेवल है उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे इकोनॉमी पे, इफेक्ट ऑफ, थ्री इफेक्ट्स होंगे, थ्री इफेक्ट्स ऑफ जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल प्राइस लेवल के कौन कौन से थ्री इफेक्ट्स होंगे? फर्स्ट, व्हेन द जनरल प्राइस इंक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉल्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉल्स। तो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ जनरल प्राइस लेवल, व्हेन द जनरल प्राइस इंक्रीज, जब कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है, देन क्या होगा कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। ये तो हमने ऑब्वियसली देखा है कि जब भी कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उनपे वो क्या है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? सो फर्स्ट इफेक्ट जनरल प्राइस लेवल का ये होगा। सेकंड इफेक्ट क्या होगा कि प्राइसेस इंक्रीज होने से, ठीक है, अब ह्यूमंस तो उन्होंने तो ट्रांजैक्शन करनी है गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज rate of interest higher and investment expenditure decrease। मीन्स ट्रांजैक्शन, सेकंड इफेक्ट क्या पड़ेगा कि अब देखो प्राइसेस लेवल इंक्रीज हो गया है, अगर जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होते हैं देन जो ह्यूमन बींग्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको क्या है, गुड्स की ट्रांजैक्शन के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन के लिए, बाय एंड सेलिंग, लेने देने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए मनी, उनको मनी की जरूरत होगी। तो इसके लिए क्या होगा कि मनी क्या है वो बोरो करेंगे, ठीक है, बोरोवर्स से। देन इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई हो जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने से जो इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर किया जाता है वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है जो जनरल प्राइस लेवल का सेकंड इफेक्ट। क्लियर है? एंड जो लास्ट थर्ड इफेक्ट है, import prices and export increase in import and decrease in export। थर्ड इफेक्ट ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट।
तो मतलब कि अगर हमारी कंट्री में प्राइसेस लेवल इंक्रीज हो गए हैं तो जो कंज्यूमर्स है, लोग हैं, वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो मतलब कि इंपोर्ट्स जो हम बाहर से मंगवाते हैं गुड्स, उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब इंपोर्ट्स क्या है, इंक्रीज हो जाएंगे, एंड एक्सपोर्ट क्या है, डिक्रीज हो जाएंगे। तो जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है वो भी क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होते हैं तो इंपोर्ट्स गुड्स हैं वो इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे एंड एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे, एंड जो नेट एक्सपोर्ट है वो भी फॉल हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। So these are the three effects of general price level on the economy. First, when general price level increase, consumption expenditure falls. Second, when the general price level increase, transaction के goods के transaction के लिए money की जरूरत होगी, then rate of interest increase हो जाएंगे and investment expenditure decrease हो जाएंगे. Last, imports increase हो जाएंगे and जो exports हैं वो decrease हो जाएंगे. Okay? अब जो next concept है वो है derivation of aggregate demand curve. Derivation of aggregate demand curve. ओके, मतलब एग्रीगेट डिमांड कर्व की डेरिवेशन, ओरिजिन, क्रिएशन कैसे होगी। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड कर्व इज डन on the basis of Keynes termination model. मीन्स कि हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को जो केन्स के इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल है उससे डेरिवेट करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो उसको ओरिजिन मतलब उसकी उत्पत्ति, ठीक है, डेरिवेट डेरिवेट कैसे होगी, क्रिएट कैसे होगी, तो उससे हम किसकी हेल्प से करेंगे, यूजिंग केन्स इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल। कर देते हैं पहले। तो देखो एग्रीगेट डिमांड को हम डेरिवेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिगर की फॉर्म में से प्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इनकम एंड वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड, सेकंड फिगर एक्स एक्सिस एग्रीगेट आउटपुट डिमांड, इसकी जो भी प्रोडक्शन हुई है उसकी कितनी टोटल डिमांड है, जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल वाई एक्सिस। तो देखो अब हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को डेरिवेट करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए हमने टू फिगर्स यहाँ पे प्रेजेंट किया है। फर्स्टली देखो जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमें गिवन की हुई है, एग्रीगेट डिमांड। ये तो को पता है एग्रीगेट डिमांड कैसे, एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे प्रेजेंट करते हैं, एग्रीगेट डिमांड इक्वल कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, क्लियर है। एंड दिस एग्रीगेट सप्लाई,
देखो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इन दिस पॉइंट, मतलब कि इस ई पॉइंट पे जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, ठीक है। सो ये ई पॉइंट क्या होगा, लेवल ऑफ इनकम, इनकम का लेवल है ओ वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें जो जनरल प्राइस लेवल है वो गिवन, अभी तुम देख रहे कि हमें ये गिवन किया हुआ है ओ पी, ठीक है। एंड इस ओ पी लेवल पे जो एग्रीगेट आउटपुट डिमांड है वो कितनी है, ओ सी, क्लियर है। सो मतलब कि एग्रीगेट डिमांड हमें गिवन की है, एग्रीगेट सप्लाई गिवन की है, दोनों दूसरे को ई पॉइंट पे कट कर रही है, एंड यहाँ पे इनकम का लेवल ओ वाई है। अब देखो जो जनरल प्राइस लेवल है वो ओ पी एंड एग्रीगेट आउटपुट डिमांड कितनी है, ओ सी, क्लियर है। अब देखो कि अगर जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, ओ पी से ओ पी वन होते हैं, सेकंड फिगर देखेंगे पहले हम, फिर फर्स्ट फिगर को ड्रॉ करेंगे। इफ द प्राइस जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज फ्रॉम ओपी टू ओपी वन, अगर जनरल प्राइस लेवल ओपी से ओपी वन होता है, ठीक है, देन इसका क्या इफेक्ट होगा कि जो आउटपुट है, एग्रीगेट आउटपुट डिमांड, आउटपुट मीन जो प्रोडक्शन की गई है गुड्स की, उनकी डिमांड, एग्रीगेट टोटल डिमांड, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, ओ सी से ओ सी वन हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। एंड जो डिमांड कर्व है वो भी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज अगर प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं तो डिमांड भी क्या है, डिक्रीज होगी, AD 1। जैसे हम क्या है इसके साथ मैथ, एंड जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, E1, एंड इन दिस पॉइंट द लेवल ऑफ इनकम इज OY1। तो मतलब कि हमें जो एग्रीगेट डिमांड फर्स्टली बनाई थी मैंने, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई गिवन की हुई थी, इक्विलिब्रियम पॉइंट गिवन किया हुआ है, फिर हमने ओ प्राइस, ओ जनरल लेवल प्राइस, ठीक है, एंड जो एग्रीगेट आउटपुट डिमांड है, ठीक है, उसका लेवल लिया हुआ है, क्लियर है। तो अब देखो कि जैसे अब हम फर्स्ट फिगर को ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड फिगर। फर्स्टली हम सेकंड फिगर में देखेंगे कि प्राइजेस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम एग्रीगेट डिमांड को प्रेजेंट करेंगे। अगर हम देखो एग्रीगेट डिमांड को प्राइजेस के बिना, तो विदाउट प्राइजेस के एग्रीगेट डिमांड को प्रेजेंट नहीं कर सकते ना कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो एग्रीगेट डिमांड को प्रेजेंट करने के लिए हम हमारे पास उसके साथ कंसेप्ट भी होना चाहिए। लास्ट कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हमने एग्रीगेटेड डिमांड के साथ इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट लिया था कि अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। और यहाँ पे हम क्या है कि जो एग्रीगेट डिमांड को प्रेजेंट करेंगे, डेरिवेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, सो प्राइजेस के लेवल पे। सो इसीलिए हमने टू फिगर्स ड्रॉ करनी है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इसके साथ ही आपने ये फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पहले प्राइस का लेवल एंड आउटपुट का लेवल ले लेंगे जो हमें गिवन किया हुआ है, ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है कि अगर प्राइस का लेवल ओपी है एंड एग्रीगेट आउटपुट डिमांड ओसी है, ठीक है, देन क्या होगा कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, एडी, एंड दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, aggregate demand aggregate supply cut E point, so E is the equilibrium point and in this point the level of income is OY। तो ये हमारे पास given है। अब देखो when the prices increase, when the general level of price increase OP to OP1, then the aggregate output demand क्या है, decrease हो जाएगी, OC से OC1 हो जाएगी, एंड जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो भी बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इस पॉइंट पे बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होगी एग्रीगेट डिमांड एडी से AD1। सो इस पॉइंट पे क्या है, AS एंड AD, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है, इक्वल है, एंड दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 एंड इन दिस पॉइंट द लेवल ऑफ इनकम इज OY1, क्लियर है। अब नेक्स्ट सिचुएशन, व्हेन द जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज, अगर जनरल प्राइसेस लेवल डिक्रीज हो जाते हैं, OP से OP2 हो जाता है, OP से OP2 हो जाता है, देन एग्रीगेट आउटपुट डिमांड क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी, OC से OC2, क्योंकि देखो जब भी प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, ठीक है, देन जो डिमांड है वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। सो एग्रीगेट आउटपुट डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी OC से OC2, ठीक है। सो इसीलिए जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो भी क्या है, अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो दिस इज न्यू एग्रीगेट डिमांड कर्व,
एग्रीगेट डिमांड AD2, and this is a new equilibrium point E2, and in this point the level of income is OY2. तो क्लियर है डेरिवेट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कि जब जनरल प्राइजेज लेवल इन डिक्रीज होते हैं, OP से OP2 होते हैं, देन जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट आउटपुट डिमांड, तो लोग ज्यादा करेंगे एग्रीगेट आउटपुट डिमांड, OC से OC2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड की तरफ, ठीक है। E1 से जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो शिफ्ट होके E2 हो जाएगा, एंड E2 इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो लेवल ऑफ इनकम है वो कितना है, O/O। तो ये थी हमारी डेरिवेट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है। इसमें हमने यूजिंग केन्स इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल के थ्रू प्रेजेंट किया इसे। तो आज का हमारा ये टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड का एग्रीगेट डिमांड के बारे में हमने डिस्कस किया। फर्स्टली जो क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एग्रीगेट डिमांड एंड डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।